एक दरोगा ने कर्नल को मारे थप्पड़, पैर पर चढ़ाई कार। कर्नल की गाड़ी से टकराने से बची थी उल्टी दिशा से आ रहे दरोगा की कार। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, घटना उत्तर प्रदेश की है। आज के ज़माने में यानी नए भारत में यदि आप ये सुनते हो कि भारतीय सेना के अधिकारी जेसीओ या जवान को पुलिस वाले ने थप्पड़ मारे हैं या डंडे मारे हैं, तो आप आसानी से विश्वास कर लेते हो, क्योंकि ऐसी घटना आए दिन होती रहती है। अब तो ये नॉर्मल मामला हो चुका है। भारतीय सेना के किसी भी जेसीओ जवान अधिकारी को पुलिस मारती है, पीटती है, थप्पड़ मारती है, चाहे कुछ भी कर देती है, टॉर्चर करती है, तो हमें इजीली विश्वास हो जाता है, क्योंकि आज के युग में भारतीय सेना का सम्मान भारतीय राज्यों की पुलिस नहीं करती है। तो ये यहां पे एक दरोगा ने कर्नल को थप्पड़ मारा। पंजाब में आपने देखा होगा कि 4-5 पुलिस वालों ने मिलकर कर्नल साहब को थप्पड़ क्या मारा, उनका हाथ भी तोड़ दिया। ये दोनों कर्नल साहब सेवारत थे, यानी भारतीय सेना में अभी सेवा दे रहे हैं। वो वर्दी पहनते हैं, जिस प्रकार पुलिस वर्दी पहनती है उसी प्रकार भारतीय सेना के अधिकारी वर्दी पहनते हैं। आज से 1-2 साल पहले होता था, किसी जवान को पुलिस वालों ने मारा पीटा टॉर्चर किया, किसी जेसीओ को मारा पीटा टॉर्चर किया। उस समय ये बड़े अधिकारी जेसीओ जवानों का साथ नहीं दे रहे थे, तो भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है, इनके साथ में भी अब पुलिस वालों ने शुरू कर दिया। हर 2-3 महीने में एक घटना होती है जहां पे भारतीय सेना के अधिकारी को पुलिस वाले पीटते हैं। नहीं है तो आप समाचार पत्र या जो न्यूज है उठा के देख सकते हैं। इस घटना में क्या हुआ, इसको समझ लेते हैं। इसके बाद समझेंगे कि इस प्रकार की घटनाओं से बचने के लिए पंजाब की चंडीगढ़ पुलिस ने, वहां के डीजीपी ने एक स्टैंडिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर जारी किया है कि आज के बाद भारतीय सेना का कोई जेसीओ जवान अधिकारी जो पुलिस की हिरासत में आ जाता है, उसके बाद पुलिस को पता चलता है कि वो भारतीय सेना का सर्विंग जेसीओ जवान अधिकारी है, तो उसके साथ में किस प्रकार हैंडल करना है, इसके लिए ऑपरेटिंग प्रोसीजर भी जारी हुआ है, उसको भी समझेंगे। देखिए, घटना जैसा मैंने आपको बताया कि यूपी की है, और ज़्यादातर भारतीय सेना के अधिकारियों जेसीओ जवानों को जो पुलिस पीटती है वो यूपी पुलिस ही है। देखिए, पीजीआई इलाके में शनिवार सुबह उल्टी दिशा से जा रहे दरोगा की कार हरदोई के बिलग्राम निवासी कर्नल आनंद प्रकाश सुमन की गाड़ी से टकराने से बच गई। कर्नल ने यातायात नियम तोड़ने पर दरोगा को टोका तो उनसे गाली गलौज करते हुए कर्नल को कई थप्पड़ मार दिए। मतलब ये उल्टी कार आ रही थी और ये टकराते टकराते बच गई। दरोगा साहब सड़क पर रॉन्ग साइड में चल रहे थे और सामने से कर्नल साहब अपनी सही दिशा में आ रहे थे, तो दरोगा साहब की जो कार थी वो कर्नल साहब की गाड़ी से टकराते टकराते बची। तो इसके बाद कर्नल साहब ने थोड़ा सा ज्ञान दे दिया दरोगा साहब को कि आप उल्टी दिशा में क्यों चल रहे हो, टक्कर लग जाती तो क्या होता। इतने में दरोगा साहब नीचे उतरे और उन्होंने गाली गलौज करते हुए कर्नल साहब को कई थप्पड़ पे थप्पड़ रसीद कर दिए। इसके बाद उनके पैरों पर गाड़ी चढ़ाते हुए भाग निकला। रॉन्ग साइड से आ रहे थे, कर्नल साहब नीचे उतरे तो दरोगा साहब ने पहले तो कर्नल साहब को थप्पड़ मारे। उसके बाद कर्नल साहब ने कहा होगा कि मैं भारतीय सेना में सेवारत कर्नल हूँ, तो दरोगा साहब अपनी गाड़ी में बैठे और कर्नल साहब के पैरों से ऊपर टायर निकालते हुए रॉन्ग साइड में भाग निकले। मामले में आरोपी दरोगा के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। आनंद प्रकाश पटना में आर्मी के एनसीसी डायरेक्टरेट में कर्नल के पद पर तैनात है। उनके मुताबिक कुछ दिन पहले गांव में रह रही उनकी भाभी की मृत्यु हो गई थी। ऐसे में वे पत्नी मधु व बेटे के साथ गांव आए हुए थे। वहां से वे आसियाना के रश्मिखंड निवासी सैन्यकर्मी बड़े भाई दिलीप सुमन के घर गए थे। शनिवार सुबह 9:30 बजे वे कार से पत्नी, बेटी और भतीजी के साथ पटना के लिए निकले थे। तभी तेलीबाग चौराहे से पीजीआई की ओर मुड़ने के दौरान उल्टी दिशा से गाड़ी से वर्दीधारी दरोगा अचानक से उसके सामने आ गए। इस पर कर्नल ने हादसा बचाने के लिए कार में ब्रेक मार दी। इससे कर्नल की कार में पीछे से ऑटो टकरा गया। देखिए, एकदम ब्रेक मार रहे हैं कर्नल साहब, तो पीछे से जो गाड़ी आ रही है उसको पता नहीं है कि अगले वाले गाड़ी एकदम ब्रेक मारेगी,
तो ऑटो जाके उस कर्नल साहब की कार में गिर गया। कर्नल साहब ने ब्रेक क्यों मारे? ताकि सामने से जो रोंग साइड में पुलिस के दरोगा जी आ रहे हैं उनको बचाने के लिए। कर्नल का आरोप है कि उन्होंने दरोगा को टोका तो उसने उन्हें थप्पड़ मारे और गाड़ी उनके दोनों पैरों पर चढ़ाकर सिग्नल तोड़ते हुए चला गया। आनंद की पत्नी के मुताबिक घटना में पत्नी जख्मी हो गए, उनका अस्पताल में उपचार कराया गया। पत्नी का आरोप है कि घटना के समय कई पुलिसकर्मी गुजरे, लेकिन किसी ने आरोपी दरोगा को रोकने का प्रयास नहीं किया। एडिशनल इंस्पेक्टर पीजीआई विनोद कुमार पांडे के मुताबिक कर्नल के बड़े भाई की तहरीर पर आरोपी दरोगा के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर दरोगा की तलाश की जा रही है। अब देखिए, दरोगा मिल भी नहीं पा रहा है। दरोगा गलत दिशा में आ रहा था, कर्नल साहब के पैरों के ऊपर से गाड़ी चढ़ा के भाग गया। सीसीटीवी में उसकी फुटेज है, उसके बाद जो दरोगा साहब है वो फरार है। तो ये दोस्तों घटना है, ये कोई आम बात हो चुकी है। इसके ऊपर अब सरप्राइज होने की आवश्यकता नहीं है। कोई भी पुलिस वाला अब भारतीय सेना के जेसीओ जवान अधिकारी को थप्पड़ मार सकता है, डंडे मार सकता है, लॉकअप में बंद कर सकता है, टॉर्चर कर सकता है। अब देखिए, जो पंजाब में कर्नल बाद साहब के साथ में जो घटना हुई थी, जिसमें 4-5 पुलिस के जो एएसआई और एसआई शामिल थे, इसके बाद मामले ने काफ़ी तूल पकड़ा और अंत में ये फैसला हुआ था कि चंडीगढ़ पुलिस के डीजीपी यानी पंजाब पुलिस के जो डीजीपी है वो अपनी ओर से एक स्टैंडिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर जारी करेंगे फॉर हैंडलिंग आर्मी पर्सनल बाय पुलिस ऑफिसर्स। कोई आर्मी का जेसीओ जवान अधिकारी हो तो उसको किस प्रकार हैंडल करना है पुलिस द्वारा, उसको लेकर स्टैंडिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर जारी करने का जो आश्वासन दिया गया था और ये अब जारी भी हो चुकी है। तो देखिए दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर ये स्टैंडिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर है जिसको हम यहाँ पे समझेंगे। सबसे पहले इसका पर्पज़ क्या है? दिस एसओपी हैज़ बीन एस्टैब्लिश्ड टू एंश्योर दैट all interactions with army personnel are conducted in a lawful, professional, respectful, impartial and transparent manner, whether the army personnel are complainants, accused, witnesses or mediators or involved in any other capacity during the police proceedings by the police officers। ये इस प्रकार की एसओपी उड़ीसा पुलिस ने पहले ही जारी कर दी है। उसी की गाइडलाइन पर चंडीगढ़ पुलिस ने भी ये एसओपी जारी की है। तो दोस्तों, ये पूरी जो एसओपी आप देख पा रहे हैं कि पूरी एसओपी इंग्लिश में है और इंग्लिश में हम वास्ता कम रखते हैं, इसलिए इस पूरी एसओपी को हम हिंदी में समझेंगे। हिंदी हमारी मातृभाषा है और लगभग हमारे देश के सभी जो सिटीजन हैं वो हिंदी समझ लेते हैं और इंग्लिश को समझना हर किसी के बस की बात नहीं है, क्योंकि अंग्रेज चले गए और पीछे इस अंग्रेजी को छोड़ के चले गए और अंग्रेजों के कानूनों को छोड़ के चले गए, जिसके लिए बार बार यहाँ पे स्टैंडिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर जारी किए जाते हैं। अब देखिए, ये वही अधिकारी है जो अंग्रेजों के समय जिन्होंने अंग्रेजी सीखी थी वो अपने विरासत में लेके आगे बढ़ रहे हैं। इस एसओपी को हिंदी में भी जारी किया जा सकता था या कोई लोकल लैंग्वेज है उन सभी लैंग्वेजेज में जारी किया जा सकता था, लेकिन इंग्लिश में जारी हुआ है। तो चलिए इस एसओपी को हम हिंदी में समझ लेते हैं। इसको साइन खुद डीजीपी ने किया है और ये 13 जून 2025 को एसओपी जारी की गई है। तो इस एसओपी का उद्देश्य यह है कि ये एसओपी ये सुनिश्चित करने के लिए स्थापित की गई है कि सेना के सैनिकों के साथ सभी बातचीत वैध, पेशेवर, सम्मानजनक, निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से की जाए। चाहे सेनाकर्मी शिकायत करता हो, चाहे आरोपी हो, चाहे गवाह हो, चाहे मध्यस्थ हो या पुलिस अधिकारियों द्वारा पुलिस कार्रवाई के दौरान किसी अन्य क्षमता में शामिल हो। दिशा निर्देश रक्षा कर्मियों के साथ व्यवहार करते समय सम्मानजनक और विनम्र व्यवहार बनाए रखने, उनकी शिकायतों पर तुरंत ध्यान देने और आवश्यक कानूनी और रसद सहायता प्राप्त करने पर जोर देते हैं। अब देखिए, एसओपी में पुलिस कार्रवाई में शामिल सैन्य कर्मियों से निपटने की प्रक्रियाओं को भी संबोधित किया गया है, जिसमें अधिसूचनाएं, जांच, गिरफ्तारी और इसके बाद की कानूनी कार्रवाई शामिल है। यह निष्पक्षता, दक्षता और सैन्य और नागरिक दोनों कानूनों के अनुपालन को सुनिश्चित करता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई सैन्य कर्मी किसी गंभीर अपराध के बारे में मौखिक जानकारी देता है तो पुलिस को तुरंत इसे लिखित रूप में दर्ज करना चाहिए और कानूनी कार्रवाई शुरू करने के लिए उस व्यक्ति से उस पर हस्ताक्षर करवाना चाहिए। एसओपी के तहत सेवारत रक्षा कर्मियों को केंद्र सरकार की अनुमति के बिना गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। ये नियम
1947 से है। ये आर्मी रूल में लिखा हुआ है कि किसी भी भारतीय सेना के जेसीओ जवान अधिकारी को बिना सरकार की अनुमति के गिरफ्तार पुलिस नहीं कर सकती जब तक कि वे बलात्कार, हत्या व अपहरण जैसी गंभीर अपराधों में शामिल ना हो। देखिए, ये 3 तरीके के जो अपराध है, उन अपराधों में यदि कोई सैनिक लिप्त पाया जाता है तो पुलिस गिरफ्तार कर सकती है, जो उनके आधिकारिक कर्तव्यों से संबंधित नहीं है। अन्य सभी अपराधों के लिए पुलिस को पूर्व अनुमति लेनी होगी। अपने कर्तव्य से संबंधित नहीं किसी अपराध के लिए गिरफ्तारी के मामले में पुलिस को निकटतम सैन्य स्टेशन मुख्यालय को सूचित करना चाहिए और अपराध तारीख की गिरफ्तारी की तारीख और हिरासत के स्थान का विवरण प्रदान करना चाहिए। देखिए, पहली बात तो सैनिक को पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकती। यदि इन 3 अपराधों में से कोई अपराध करता है तो गिरफ्तार करते ही तुरंत नज़दीक के स्टेशन हेडक्वार्टर में पुलिस को पूरी जानकारी देनी होगी कि ये सैनिक है, इसका आर्मी नंबर ये है, इसकी रैंक ये है, यहाँ का रहने वाला है, इसकी यूनिट ये है और इसको हमने इस अपराध में गिरफ्तार किया है। अब देखिए, जनरल गाइडलाइंस है कि सेना कर्मियों के साथ सभी बातचीत सम्मान और व्यावसायिक के उच्चतम स्तर के साथ की जानी चाहिए। जिस प्रकार बात साहब के साथ में किया पुलिस ने, वैसे नहीं की जानी चाहिए। सेना के जवानों को जब पुलिस गिरफ्तार करती है या पुलिस स्टेशन में वो आते हैं तो बहुत ही सम्मान और व्यावसायिक के उच्चतम स्तर यानी हाईएस्ट स्टैंडर्ड के साथ में बातचीत की जानी चाहिए। पुलिस अधिकारियों को सभी कार्यों में सेना कर्मचारियों के पद और सेवा को पहचानना और स्वीकार करना चाहिए। ये पता करना चाहिए कि जो हमारे सामने सेना का जवान खड़ा है वो किस रैंक का है और किस पद पे काम कर रहा है। ये आवश्यक है कि दोनों संस्थानों के बीच विश्वास और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए सभी पुलिस कार्रवाई निष्पक्ष, वैध और पारदर्शी रहें। पुलिस अधिकारियों को किसी भी ऐसे व्यवहार से बचना चाहिए जो तनाव बढ़ा सकता है या सेना के प्रति अपमानजनक माना जा सकता है। लक्ष्य सभी स्थितियों में एक अनुशासित और सम्मानजनक दृष्टिकोण सुनिश्चित करना है। यानी पुलिस के लिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि हमारा जो लक्ष्य है, पुलिस का जो लक्ष्य है, वो किसी भी प्रकार की परिस्थिति आ जाए उसमें एक डिसिप्लिन और रेस्पेक्टफुल जो दृष्टिकोण है वो सुनिश्चित करना है। अब देखिए, विभिन्न भूमिकाओं में सैन्य कर्मियों के साथ व्यवहार किस प्रकार होना चाहिए। सेना का कोई कर्मचारी शिकायत करता है, यदि कोई सेना का कर्मचारी है और वो कंप्लेनेंट है यानी शिकायत करता है, तो ऐसे मामलों में क्या करना चाहिए। जब सेना का कोई कर्मचारी शिकायतकर्ता के रूप में पुलिस के पास आता है तो उसकी शिकायतों को तुरंत सुना जाना चाहिए और प्राथमिकता देकर रजिस्टर करना चाहिए। यदि मामला सैन्य क्षेत्राधिकार में आता है तो संबंधित सेना प्राधिकरण यानी जो लोकल मिलिट्री अथॉरिटी होती है उसको तुरंत सूचित किया जाना चाहिए। पूरी प्रक्रिया के दौरान पुलिस को कॉन्फिडेंशियलिटी और जो गरिमा बनाए रखनी चाहिए। यदि अनुरोध किया जाता है तो पारदर्शिता और उचित सुनिश्चित करने के लिए शिकायतकर्ता और नामित सेना संपर्क अधिकारी दोनों को एफआईआर की कॉपी है वो प्रदान की जानी चाहिए। तो पहली स्थिति में है कि यदि कोई सेना का कर्मचारी है वो कोई कंप्लेनेंट है तो उस स्थिति में क्या किया जाए। दूसरा सिचुएशन बनता है कि सेना कार्मिक अभियुक्त है। जब सेना कार्मिक अभियुक्त है तो शुरू से ही बीएनएस की धारा 42 के प्रावधानों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। जो आर्म्ड फोर्सेस के सदस्यों को गिरफ्तारी से सुरक्षा प्रदान करता है, यानी कोई आर्मी का जेसीओ जवान अधिकारी अभियुक्त होता है तो बीएनएस की धारा 42 में लिखा हुआ है कि आर्म्ड फोर्सेज यानी सेनाओं के किसी भी जेसीओ जवान अधिकारी को पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकती। उसको हमेशा ध्यान में रखना है, उसी का सही अर्थों में पालन किया जाना चाहिए। फिर भी अन्य मामलों में बीएनएस के प्रावधानों जैसे कि 35, 43, 47, 48 आदि का उचित अनुपालन किया जाना चाहिए। यदि सेना कार्मिक सक्रिय ड्यूटी पर है यानी जवान ऑन ड्यूटी है तो उसके सैन्य दायित्वों में हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि कानून द्वारा आवश्यक न हो। गिरफ्तारी या कानूनी कार्रवाई सहित सभी कार्रवाई यदि आवश्यक हो तो रिश्तेदारों और दोस्तों के अलावा उपयुक्त सेनाधिकारियों को लिखित रूप में भी रिपोर्ट की जा सकती है। पूरी प्रक्रिया के दौरान व्यक्ति के साथ सम्मान, व्यक्तिगत गरिमा के साथ व्यवहार किया जाना चाहिए और उचित बल का प्रयोग केवल तभी किया जा सकता है जब बिल्कुल आवश्यक हो। इसके अलावा महिला सेना कार्मिकों के मामले में
धारा 43(5) BNS के प्रावधानों को सख्ती से पालन किया जाना चाहिए। देखिए, सेना का जवान पुरुष भी हो सकता है, महिला भी हो सकती है। तो जो BNS की धारा 42 और 43 की 5, इन दोनों को ध्यान में रखते हुए इन सेना के जवानों के साथ में पुलिस जो व्यवहार करेगी। नेक्स्ट है कि सेना का कोई कर्मचारी यानी जवान या तो गवाह है या फिर मीडिएटर है, तो ऐसी स्थिति में यदि सेना के कर्मचारी गवाह या मध्यस्थ के रूप में शामिल है तो उनके बयान सम्मानपूर्वक और बिना किसी अनावश्यक देरी के दर्ज किए जाने चाहिए। पुलिस को उन्हें व्यक्तिगत रूप से बुलाने से बचना चाहिए जब तक कि बिल्कुल आवश्यक ना हो। जब भी संभव हो उनके सेवा कार्यक्रम का सम्मान करने के लिए लिखित बयान या दुरुस्त संचार विधियों यानी फ़ोन या वीडियो कॉल का उपयोग किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त व्यवधान को कम करने के लिए किसी भी बैठक या कार्रवाई को शेड्यूल करते समय उनके कर्तव्यों पर विचार किया जाना चाहिए। देखिए, एक सैनिक जब ऑन ड्यूटी होता है तो ज़रूरी नहीं है कि पुलिस बुलाए तो वो हाजिर हो जाए। इसलिए यदि उसके बयान चाहिए, यदि कहीं पे वो गवाह है या मध्यस्थ है, तो वीडियो कॉल करें, फ़ोन कॉल करें, जिसके ज़रिए भी उनसे बयान लिए जा सकते हैं। और ऐसा ज़रूरी हो कि उस सैनिक को बुलाना ही है तो इसके लिए प्रॉपर शेड्यूल निर्धारित करते हुए उसको बुलाया जाना चाहिए। नेक्स्ट है सैन्य कार्मिकों के साथ संचार व समन्वय, यानी सेना के जवानों के साथ में जो कम्युनिकेशन है और कोऑर्डिनेशन है वो कैसे होगा। देखिए, प्रभावी संचार और समन्वय सुनिश्चित करने के लिए सेना से संबंधित सभी मामलों के लिए DSP रैंक का अधिकारी प्राथमिक संपर्क होगा, यानी सेना के जवानों को सीधा DSP से ही संपर्क करना है। ऐसे मुद्दों को कुशलतापूर्वक संभालने के लिए उक्त DSP द्वारा प्रबंधित एक समर्पित डेस्क या शाखा स्थापित की जानी चाहिए। यानी अब जितने भी DSP होंगे उनके तहत एक ब्रांच ऐसी खोली जाएगी या डेस्क खोला जाएगा जहां पे भारतीय सेना के जवान जाके अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। गंभीर या संवेदनशील मामलों में पारदर्शिता और विश्वास बनाए रखने के लिए वरिष्ठ सेना अधिकारियों को तुरंत सूचित किया जा सकता है। पुलिस को जब भी आवश्यकता हो त्वरित और प्रभावी समन्वय की सुविधा के लिए आसपास की सेना इकाइयों के संपर्क अधिकारियों की एक अद्यतन सूची बनाए रखनी चाहिए। यानी ये जो DSP होंगे, इनके नीचे जो ब्रांच होगी, उनके पास में आसपास के सभी ब्रिगेड है, डिव है, स्टेशन हेडक्वार्टर है या कोर है या कमांड है, उनके जो बड़े सेना के अधिकारी है उनके कॉन्टेक्ट नंबर होने चाहिए। अब देखिए, जब कभी अपराध हो भी जाए और उसमें भारतीय सेना के जो जवान हैं अपराधी हो, अभियुक्त हो या फिर कहीं गवाह हो या मीडिएटर हो या कंप्लेनेंट हो, तो SIT का गठन कैसे होगा। उच्च प्रोफाइल व्यक्तियों से जुड़े मामलों में या जब निष्पक्षता के बारे में चिंताएं उत्पन्न होती है तो जांच के लिए एक विशेष जांच दल यानी SIT का गठन किया जा सकता है। अनुशासन और जवाबदेही, देखिए डिसिप्लिन और जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो क्या होगी। सेना कर्मियों से जुड़े पुलिस अधिकारियों के खिलाफ दुर्व्यवहार की किसी भी शिकायत को तत्परता और निष्पक्षता से निपटाया जाए। पारदर्शिता और न्याय सुनिश्चित करने के लिए जांच प्रक्रिया निष्पक्ष होगी। यदि कोई पुलिस अधिकारी दुर्व्यवहार का दोषी पाया जाता है तो पुलिस बल की अखंडता को बनाए रखने के लिए सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई पुलिस अधिकारी के खिलाफ या कांस्टेबल है, चाहे कोई भी जवान है, सिपाही है, उसके खिलाफ की जाएगी। सीनियर पुलिस अधिकारियों को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि ऐसे सभी मामलों को निष्पक्ष रूप से निपटाया जाए और पूरी प्रक्रिया के दौरान निष्पक्ष व्यवहार बनाए रखा जाए जिससे सभी लेवल पर जवाबदेही सुनिश्चित हो। नेक्स्ट है प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग एंड जागरूकता अवेयरनेस तथा डिसिप्लिन। बल सदस्यों से निपटने के लिए विशेष जो निर्देश है वो क्या है। पुलिस और सेना के बीच प्रभावी समन्वय और समझ को बढ़ावा देने के लिए सभी अधिकारियों के लिए नागरिक सैन्य सहयोग और प्रासंगिक कानूनी दिशा निर्देशों पर वार्षिक प्रशिक्षण आयोजित किया जा सकता है। यानी पुलिस वालों को ये पढ़ाया जाए कि भारतीय सेना के जवानों के साथ किस प्रकार डील करना है। ये सत्र अधिकारियों को उचित आचरण, कानूनी अधिकारों और सैन्य कर्मियों के साथ सम्मानजनक व्यवहार के ज्ञान से लैस करेंगे। इसके अतिरिक्त सेना कर्मचारियों के साथ व्यवहार में उचित व्यवहार और कानूनी सीमाओं पर ध्यान केंद्रित करने के लिए जागरूक सत्र आयोजित किए जा सकते हैं। सेना इकाइयों के साथ संयुक्त कार्यशालाएं भी आयोजित की जा सकती है। यानी सेना के साथ पुलिस वालों को ट्रेनिंग दी जाए कि आपको सेना के साथ, सेना के जवानों के साथ किस प्रकार बातचीत करना है, उनकी इज्जत किस प्रकार करनी है, उनका सम्मान किस प्रकार करना है। यदि सेना के जवानों को कोई समस्या हो जाए तो पुलिस किस प्रकार तत्परता से उनका सहयोग कर सकती है
और इससे क्या है, पारस्परिक जो सम्मान है उसको बढ़ावा देने, विश्वास का निर्माण करने और जो स्थापित प्रोटोकॉल के पालन को सुदृढ़ करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। अब स्पेशल इंस्ट्रक्शन क्या है कि सेना कर्मचारियों के साथ व्यवहार करते समय पुलिस अधिकारियों को अनुशासन बनाए रखने और अपने कर्तव्यों के प्रति सम्मान बनाए रखने के लिए विशिष्ट दिशा निर्देशों का पालन करना चाहिए। निम्नलिखित प्रक्रियाओं का सख्ती से पालन किया जाएगा। देखिए, बीएनएस की धारा 42 ये कहती है कि सेना के जैसे जवान अधिकारी को पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकती, उसका अनुपालन किया जाएगा। सीनियर पुलिस अधिकारियों जैसे एसपी और एसएसपी को सैन्य कर्मियों से जुड़े मामलों के बारे में वास्तविक समय पर जानकारी दी जाएगी और ऐसे मामलों में समय समय की प्रगति दी जाएगी। सेना की संपत्ति जैसे हथियार, वाहन और अन्य उपकरणों को सावधानी से संभाला जाना चाहिए और सेना के संबंधित अधिकारी को तुरंत सूचित किया जाना चाहिए। संवेदनशील विवरणों की सुरक्षा के लिए सैन्य कर्मियों से संबंधित जानकारी आधिकारिक अनुमति के बिना मीडिया को नहीं दी जाएगी। ये बड़ी बात कही गई है कि जो संवेदनशील विवरणों की सुरक्षा के लिए सेना के कर्मचारियों से संबंधित जानकारी आधिकारिक अनुमति के बिना मीडिया को नहीं दी जाएगी, यानी इसके बारे में मीडिया को नहीं बताया जाएगा। तो ये बात एक तरीके से तो ठीक भी है और दूसरी तरीके से यह है कि सेना के जवानों के साथ कहीं पुलिस अत्याचार कर रही है तो मीडिया को यदि नहीं बताया जाएगा तो मीडिया को और लोगों को क्या पता चलेगा कि उसके साथ कितना अत्याचार हो रहा है। नेक्स्ट है सैन्य समन्वय शाखा, यानी जो मिलिट्री कोऑर्डिनेशन ब्रांच। सेना कर्मियों से संबंधित मामलों को संभालने के लिए एक सैन्य समन्वय शाखा की स्थापना की जा सकती है, जिसका नेतृत्व कम से कम डीएसपी स्तर के अधिकारी या समकक्ष अधिकारी द्वारा किया जा सकता है। उक्त शाखा को ये सुनिश्चित करना होगा कि सेना के जवानों के साथ सभी बातचीत का रिकॉर्ड रखना, संयुक्त ऑपरेशन या घटनाओं के दौरान कुशल संचार, पुलिस के बीच सुचारू सहयोग को सुगम बनाना और प्रभावी कानून प्रवर्तन व सुरक्षा सुनिश्चित करना। अब फाइनली इस एसओपी में कहा गया है कि ये एसओपी पुलिस और सेना के बीच आपस में सम्मान, विश्वास, प्रक्रियात्मक सहयोग और सुचारू वैध सहयोग सुनिश्चित करने के लिए डिजाइन की गई है। इन दिशा निर्देशों का पालन करके दोनों संस्थाएं अपनी अखंडता की रक्षा कर सकती है, प्रभावी कानून प्रवर्तन सुनिश्चित कर सकती है, कानून के शासन को बनाए रख सकती है और आपसी संबंधों को भी मजबूत कर सकती है। ये पारदर्शिता, जवाबदेही और नागरिक और सैन्य बलों के बीच अधिक सामंजस्यपूर्ण संबंधों को बढ़ावा देगा। अंततः एक साथ काम करने और एक दूसरे पर विश्वास जताने की उनकी क्षमता को बढ़ाएगा। सभी संबंधित पक्षों को इसी के अनुसार सावधानीपूर्वक अनुपालन सुनिश्चित करना होगा। और ये जो एसओपी आप देख पा रहे हैं कि जो चंडीगढ़ के डीजीपी है उनकी ओर से ये साइन की गई है और सभी एसएसपी, एसपी, डीएसपी और जितने भी पुलिस अधिकारी है उनको इसकी कॉपी भेज दी गई है। तो दोस्तों, इस एसओपी के बाद क्या हम ये उम्मीद रख सकते हैं कि अब पुलिस भारतीय सेना के जेसीओ जवान अधिकारियों के साथ में इस एसओपी के अनुसार व्यवहार करेगी, या फिर एसओपी कई बार जारी पहले भी हो चुकी है लेकिन पुलिस का तरीका वही रहेगा, डंडा, गाली गलौज और प्रताड़ना? इसके बारे में आप अपनी राय इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में रखें और साथ ही साथ इस वीडियो को सभी की जानकारी के लिए आप शेयर जरूर करें। उनको बताएं कि पुलिस द्वारा एसओपी जारी की गई है जिसमें यह प्रावधान है कि भारतीय सेना के ऑन ड्यूटी और सर्विंग जेसीओ जवान अधिकारी को पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकती, बशर्ते कि वो 3 अपराधों में लिप्त ना हो। यदि 3 अपराधों में से कोई एक अपराध में लिप्त है, जो बड़े अपराध है, तो पुलिस गिरफ्तार कर सकती है। लेकिन गिरफ्तार करने के बाद भी पुलिस नज़दीक के स्टेशन हेडक्वार्टर और लोकल मिलिट्री अथॉरिटी को सूचना जरूर देगी कि आपका जेसीओ जवान अधिकारी हमारे हिरासत में है। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में आपसे जुड़ी हुई और जानकारियों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए सैनिक समाचार भारत। जय हिंद।